नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्ते। हमारे साथ हैं आनंद कुमार, पटना से डायरेक्ट सीधे जोड़ रहे हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रारब्ध पर। धन्यवाद गौरव भाई। और अभी की शुरुआत हम अभी ताजा मुद्दा है बिहार में हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग, लेकिन वो चरण बीत चुका। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और अब मुश्किल से 4 दिन बचे हैं पूरे चुनाव में और 4 दिन के अंदर वोटिंग हो जाएगी। तो इसलिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिनकी एक रैली उस क्षेत्र में चीजों को बदल देती है, समीकरण बदल जाते हैं और जिनकी डिमांड हर एक उम्मीदवार कर रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग को और मोदी की आगामी रैलियों को? एक के बाद एक आज भी उनकी 4-5 रैलियां हैं। जी, एक बार इसको पहले तो पिछली रैलियों से जोड़ करके देख लीजिए तो अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि इन रैलियों का नतीजा क्या होने वाला है। एक आप देख लीजिए कि सहरसा में रैली हुई थी, फिर आप ये देखिए कि दरभंगा में एक रैली थी प्रधानमंत्री की, और इन दोनों रैलियों के बाद वहां पे जो स्थानीय मतदाता थे उनके रुझान पर बहुत भारी असर पड़ा है। जो सावर्गी जो है आपके, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे सहरसा में, ऐसे ही आलोक रंजन को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब ठीक ठाक फाइट जो उन्होंने दी है वो सिर्फ इसी कारण से वो दे पाए हैं क्योंकि मोदी जी की रैली हो गई थी इलाके में। तो आज जो ये औरंगाबाद और भभुआ की रैली है, इसमें जो है वो बहुत सा असर जो है वो स्थानीय इलाकों पर पड़ जाएगा। वो जो महिलाएं दौड़ दौड़ करके आ रही होती है ना कि प्रधानमंत्री को देखना है, मोदी जी को देखना है, और वो जो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी हम जाते हैं और महिलाओं से बात करते हैं तो मोदी और नीतीश के लिए उनके जो भाव होते हैं वो बहुत अजीब से भाव होते हैं। मतलब जैसे वो अपने पिता का जिक्र कर रही हो, कुछ उस भाव के साथ वो जो है वो इन लोगों का नाम लेती है। क्यों? तो अब भाई जनधन योजना का वो अकाउंट दिखाएगी और उसके बाद वो अकाउंट दिखा करके इतना प्रसन्न होकर के वो बता रही होती है कि उसका नाम जो था पहले, उसका नाम था फलाना वाली, मतलब जिस गांव से शादी होकर के उसकी आई हुई होती थी उस गांव के नाम से उस बहू का नाम पड़ जाता था कि अच्छा फलानी वाली बहू जो है वो है। तो अब उसका अपना नाम जो होता था ना वो गायब हो चुका होता था। फिर से जब बैंक अकाउंट पे ये नाम लिखाने लगा ना तो उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अब मुझे मेरे नाम से जाना जाता है, अब मैं बैंक जाती हूँ, और ये सब बताते हुए वो मतलब जो आप अगर मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है इसको, तो मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या सिखाया जाता है कि मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे नीचे वाले स्तर पे आपकी रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें होती है, सुरक्षा जो होती है वो आपको चाहिए होती है, जीवन आपका बना रहे उसकी सुरक्षा आप कर रहे होते हैं। इस रिक्वायरमेंट के बाद थोड़ा ऊपर आते हैं तो परिवार, दोस्त, ये सब जो होते हैं ये सब भी आपकी जरूरतों में शामिल हो जाते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। ऐसा मतलब बेसिक नीड्स जब पूरी हो जाती हैं आपकी, तभी आप इन चीजों के बारे में सोच पाएंगे। ये थोड़ा ऊपर के स्तर का है। इससे भी ऊपर के स्तर का होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आपका नाम, आपका एग्जिस्टेंस, आपका किया हुआ काम, जैसे लोग किताबें लिखते हैं तब उनके दिमाग में होता है कि एक बार उसने किताब लिख दी और वो किताब प्रकाशित होकर के अगर आ गई, अच्छी चल गई, तो इसका मतलब वो किताब जो है उस व्यक्ति के नाम को हमेशा जीवित रखेगी। 1500 से लेकर के अभी तक में पता नहीं कितने सौ साल हो चुके हैं, 500 साल से अधिक का समय हो चुका है। तुलसीदास का नाम अगर हम लोग जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि रामचरितमानस है। तो ऐसे ही ये जो लॉन्ग टर्म, ये जो अंतिम वाला स्तर होता है जिसमें आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने लगते हैं, आप अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं। तो 5 किलो अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दिया गया, उससे उसकी रोटी कपड़ा मकान वाली बेसिक जरूरतें जो थी वो पूरी होने लगी। पोशाक योजना से जो है वो नीतीश कुमार जो है वो कपड़े दे रहे थे, तो कपड़े भी उसके पास आ जा रहे थे। खाना भी मोदी जी की कृपा से वो 5 किलो राशन वाला आ जा रहा था। मकान जो है वो प्रधानमंत्री की योजना जो होती है उसमें बनने लगे, आवास योजना में। तो पहले उसको इंदिरा आवास योजना शायद कहा जाता था, बाद में उसको अब जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है। इसमें जो मकान बन बन करके बंटने लगे, तो ये सब जो है ग्राउंड पे जब बदलता हुआ इन महिलाओं को नजर आया, और इन मकानों के जो कागजात होते हैं, मतलब पेपर का जो दिया जाएगा पेपर, वो घर के पुरुषों को नहीं दिया जाता, वो घर की महिलाओं के नाम होता है वो मकान। तो महिलाओं के नाम, ये सब जो
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी व्यक्ति को आप भी कुछ है, इंसान है, ये चीज जो समझना सिखा दिया, इसकी वजह से जो असर हुआ है वो असर बहुत भयावह नजर आता है ग्राउंड पर। जो कम पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाएं, उनको बहुत कुछ दे दिया है, ये नाम और ये यश सिर्फ उनके नाम से उनको बुला लिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। भयावह, भीषण सुंदर, जो बांग्ला का प्रयोग होता है वैसा कुछ आपने कर दिया कि भयावह होता है इसका असर जमीन पर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी और नीतीश में कहीं न कहीं पितृ छाया देख रही हैं बिहारी महिलाएं, या फिर जी, और राज्यों की महिलाएं जिनको आज तक, अगर किसी को सही मायनों में दलित और शोषित कहा जाए तो वो महिलाएं हैं भारतीय समाज की। इसको अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द क्लास, अक्रॉस द वर्ग, हर एक चीज के परे अक्रॉस द महिलाओं को। पॉलिटिकल स्फेयर, यस, मतलब आपको ये तो मानना ही वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, दोनों लोग ये मान लेंगे कि हाँ, महिलाओं की स्थिति जो है वो दलितों वाली ही रही है। मतलब अगर आप दलित हैं तो दलित हैं ही, उसमें भी अगर महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तथाकथित जो फॉरवर्ड कास्ट है उसकी महिलाओं को बड़े सारे अधिकार मिले हुए थे या नहीं। तो महिलाओं का एक अलग ही चैप्टर है। उस नस को नीतीश ने जिस तरह छुआ, उस नस को नरेंद्र मोदी ने जिस तरह छुआ, वो कोई नेता शायद नहीं कर पाया था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान मामा बने, और शायद यही वजह है कि 20 वर्षों तक समय तो नीतीश को टक्कर दे ही रहे थे वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में। या उड़ीसा में जो थे पटनायक जी, उनको भी एक घर के सदस्य की तरह ही वो संबोधन मिलता था। मतलब आप जब तक वो तारतम्यता। देखिए, ये फादर फिगर वाली इमेज क्रिएट करना कोई बहुत नामुमकिन सी चीज नहीं थी। इसमें देखिए होता क्या है कि जनरली बच्चों को उसके पिता साइकिल दिलाने ले जाते हैं, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसको पॉलिटिकली या इससे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी परिवार में आप देखेंगे तो पिताजी के साथ जाता है बच्चा, दुकान से साइकिल खरीद के लाता है। तो यही यहां भी हो रहा था, बिहार में या कहीं भी। तो बिहार में अचानक से अब जब लड़कियों को साइकिल के लिए पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए नीतीश कुमार ने, तो अचानक नीतीश कुमार जो है वो परिवार की महिला के लिए जेठ जी की भूमिका में आ गए कि मेरी बेटी को साइकिल दिलाने मेरे पति ले जा रहे हैं, लेकिन इस साइकिल के पैसे जो है वो जेठ जी ने दिए हैं टाइप, वो उस भूमिका में आ गए। अब वो छोटी लड़की जो साइकिल चला रही थी, उसे भी पता है कि पैसे जो है वो मुख्यमंत्री जी से आए हैं, कोई सरकारी योजना थी उससे आए हैं। तो इतने सालों तक जो वो उस साइकिल को चलाती रही है, तो उसके लिए अब नीतीश कुमार जो है वो पिता की भूमिका में है। तो अभी की पीढ़ी में अगर देखिएगा तो वो महिला जिसने जेठ जी की भूमिका में देखा था, वो 20 साल बाद अब बूढ़ी हो चुकी है। और वो बच्ची जिसे 20 साल से साइकिल दे रहे हैं नीतीश कुमार, वो बच्चियां बड़ी हो गई हैं। अब आप उसको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट मत दो। वो घर लौट रही है और अपने सामने उसको रखी हुई साइकिल दिख जा रही है। वो तो नीतीश कुमार ने दिया था। उसको अपने पुराने स्कूल की ड्रेस अगर कोई दिख जाए तो उसको फिर याद आ जाएगा कि ये तो पोशाक योजना में था। बैग दिख जाए, किताबें दिख जाए, मतलब बचपन से जुड़ी उसको जो भी यादें दिखेंगी, उस हर याद में घुसे हुए हैं नीतीश कुमार। स्कूल के जमाने की टाई या बैच अगर हम लोगों को मिल जाए अपनी किसी अलमारी में पड़ी हुई, तो खुश होते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं कि हाँ हाँ, इस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे और स्कूल में वो ऐसे ये बैच मिला था, इतने रुपए का आया था, माँ से पैसे मांगे थे और बैच खरीद करके लेकर के आए थे। ऐसे ये यादें अचानक से नॉस्टैल्जिया की तरह फ्लड करती है ना। वो सारी यादें जब वो बच्ची जोड़ेगी तो किस किस चीज में जोड़ेगी, आप सोच करके देखिए। वो अपनी साइकिल देखना चाहेगी, बचपन में वो जो साइकिल चलाती थी, नीतीश कुमार की दी हुई है के सामने। मतलब मतलब ये जो हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग है बिहार में, जिससे लोग डरे हुए हैं, खासतौर से नेताजी लोग तो बहुत ही ज्यादा डर गए हैं कि अचानक से ये क्या हुआ, और खासतौर से एनडीए वाले ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि हम लोगों ने कल भी अपने विश्लेषण में ये कहा था कि हमेशा ये एंटी इनकम्बेंसी हो उस पर ही जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हुई थी, तो वो देखिए, मकसद लेकिन बाकी लोग, आप क्या है हम कि ये इसमें महिलाओं की वजह से हुआ है इतना ज्यादा वोटिंग इसी परसेंटेज।
कि इसमें महिलाओं का हम इसलिए जोर से दे रहे हैं और उन लोगों को भाजपा के नेताओं को आश्वस्त कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल सा है। वो युवती जो ससुराल में थी मायके वापस आई है वोट देने के लिए, वो किस मकान में आई है? अरे इंदिरा आवास योजना में नहीं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला हुआ मकान है, मोदी जी ने दिया था, उसी मकान में वो घर वापस आई है वोट देने के लिए। उसकी हर याद में घुसा हुआ है ये आदमी, वो नहीं वहां देगी। जो गैस पर बना रही है वो भी उज्ज्वला योजना से आई। जिस गैस चूल्हे पे उसके मतलब उसका तो उसका पति राशन होगा। उस वाले चूल्हे पर भी फोटो छपवा दिया है। जो दवाई आ रही है वो कौन सी जनधन दवा उसको, योजना क्या नाम दवा, वो जेनरिक दवा, वो जेनरिक उसकी दुकानों पर भी प्रधानमंत्री योजना लिख के अपनी फोटो चिपकवा दिए हैं मोदी जी वाला। तो इसका मतलब बड़ी चालाकी है। फादर फिगर उन्होंने वाली जो है उसमें घुस करके ये लोग बैठ गए हैं। और ये किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए इतना ही आसान था, कर सकते थे वो लोग भी, उन्होंने किया नहीं। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं। अब भाजपा वगैरह के नेताओं से हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि उनकी जेब से अब दबड़ी भी, देखिए, तो मगर चलिए अब ये अलग बात है। अब एक बात जरा इस पर करें कि दर्शकों, भारतीय जनता अमूमन भावुक होती है, खासतौर से बिहार की तो होती है। अभी आनंद जी ने कहा कि जो काम किए जा सकते थे वो कोई भी नेता कर सकता था। भाई बिना किए ही इंदिरा गांधी इंदिराम्मा थी। और मुझे याद है मेरी अपनी दादी, हालांकि तब इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, और दादी को हम लोग बहका के ले जा रहे थे। एक ही बार का मुझे याद है इलेक्शन 97 में तो वो चली ही गई थी, तो 96 वाला इलेक्शन होगा जो मुझे याद। उसमें वो कमर टेकती बूढ़ी, उससे जब पूछा गया कि या के वोट देबू, आउ के देव, इंदिरा माई के देव। और 10 साल हो चुका है मरे हुए इंदिरा माई को। तो जो व्यक्ति उसके साथ गया था उसने बेईमानी की और अपना उसने बता दिया कि इंदिरा माई का सिंबल फलाना है, जबकि तब तक हाथ छाप आ चुका था। उसने अपने मन से डलवा दिया, किसको डलवाया वो अलग मुद्दा है। लेकिन स्मृतियों में इस कदर नेता जगह बना सकते हैं। और तब ये अलग बात है कि तब सोशल मीडिया नहीं था, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था सूचनाओं के प्रति। लेकिन इंदिरा गांधी 10 साल बाद इंदिरा माई बनी रही तब, जबकि कहीं कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं था। आज के इस क्षणजीवी समय में अगर 11 साल से मोदी जीवा और 20 साल से नीतीश जीवा बने हुए हैं और हटने को तैयार नहीं है लोगों के जेहन से, तो इसमें उनका बड़प्पन कहा जाए या उनके विपक्षी नेताओं का भोंदूपन? आनंद जी। देखिए विपक्षी नेताओं का भोंदूपन वगैरह जो है, इसमें होता क्या है कि एक तो विपक्षी नेता सोचते हैं कि भैया मेरे पास जब ऑलरेडी सारा कुछ है ही, विरासत वगैरह में बने हुई चीजें आई हुई है ही, तो उसी को यूज किया जाए। तो ये जो जमीन बेच के खाने वाला जो एटीट्यूड होता है ये डेवलप कर जाता है ये परिवारवादी नेताओं में, कि भाई दादाजी ने जो जमीनें कमा कर इकट्ठा की थी उसको बेच देना है और उसको बेच के खा लेना है, तो काम चल जा रहा है, तो उस अपना और बनाने या फिर बढ़ाने या जोड़ने की कोशिश क्यों की जाए। तो ये जो एटीट्यूड होता है ये सेम एटीट्यूड आप नेताओं में देखेंगे। इसकी वजह से विपक्ष जो है वो इसकी बहुत ज्यादा कोशिश करेगा नहीं। जो फंडिंग में नेता आते हैं, जो हेलीकॉप्टर नेता जिनको कहते हैं ना, जो सिर्फ चुनावों के 2 महीने पहले उतरते हैं, 5 करोड़ खर्च करते हैं और चले जाते हैं, जिनको देख करके हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि इनके आने से बिहार की जीडीपी में योगदान होता है। ये लोग आते हैं, अपना काला धन खर्च करते हैं, काला धन वापस जो है वो मार्केट में सर्कुलेशन में आता है। तो इन लोगों का आना और पैसे खर्च करना बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर नेता हम लोगों को हर जिले में नहीं, हर विधानसभा में चाहिए। एक नहीं, 5-5 हो। मेरी ये कामना है कि 5-5 हेलीकॉप्टर नेता जो है हर विधानसभा में उतरे। 200 के बदले जो है वो 5,000 ऐसे नेता हों जो चुनाव में उतरे और 5 साल तक जो है क्षेत्र की जनता को सिर्फ टेंट लगाने, कुर्सी किराए पे देने और उससे ही जो है वो उनका गुजारा चलने की स्थिति बन जाए, ऐसी कामना हमारी रहती है।
तो ये जो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं वो लोग ये कर सकते हैं, उनके पास इतने फंड होते हैं, इतने रिसोर्सेज होते हैं कि इस तरह का कुछ किया जा सके। और ये फादर फिगर या फादर फिगर वाली जो इमेज होती है उसको हथियाया जा सके। बहुत आसान काम होता है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ एक साल का समय लगता है, लेकिन शुरुआत में आपको साल भर तक कोई नतीजा जमीन पर होता हुआ नहीं दिखेगा। साइकिल योजना जब नीतीश कुमार ने शुरू की थी तो 1 साल बाद या 5 साल बाद उस योजना का क्या प्रभाव पड़ा था? चुनाव में बता करके उसको बस हाँ रेवड़ी माटी थी, तो जैसे फलानी बिजली मुफ्त होती है, ट्रेन के किराए में कुछ छूट मिल जाती है, 4 नई ट्रेनें चालू कर दी जाती है, वैसी योजना थी वो। 5 साल में उसका कोई असर नहीं आपको नजर आएगा। लेकिन आज 20 साल बाद जब वो लड़की जिसे पहली बार साइकिल मिली थी 20 साल पहले, और उस साइकिल से वो मैट्रिक की पढ़ाई तक पढ़ गई, अपनी आगे की पीढ़ियों पर उसने असर डाल दिया। वो जब सिखाएगी वोट देना तो वो क्या सिखाएगी? और उनकी आबादी 40% से ऊपर है बिहार में। कई कई सीटों पर तो इस बार के मतदान में आप पाएंगे कि अगर 1 लाख पुरुष मतदाता है तो 1 लाख महिला मतदाताएं भी है। तो इस परिवर्तन का असर नीतीश कुमार के फायदे में होगा ही होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जनसुराज का होगा, लेकिन जनसुराज का इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वो वोटर नहीं है जो पलायन कर गया है। पलायन वाला वोटर अगर होता ना, जो पलायन करके मजबूरी में बिहार से बाहर जाके नौकरी करता है, वो अगर वोट कर रहा होता, वो रुक गया होता चुनावों में कि भैया चुनाव के बाद जाएंगे, लेकिन उतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती। आम तौर पर जो कंपनियां होती है, निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट नौकरी होती है, उसमें इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती है कि 11-12 तारीख तक उसको छुट्टी मिली हुई हो और 6 तारीख को वोटिंग करके जाए। जी। नहीं, साइबर कुली तो लौट गए हैं। करीब 25 लाख तो 3 दिन पहले का आंकड़ा था कि इतने। और ये ऐसे पता चलता है दर्शकों कि ट्रेन की टिकट्स कितनी कटी, फ्लाइट्स की कितनी हुई, बसेस कितने आए, इसलिए ये पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दुर्गम है पता लगाना कि कितने लोग लौटे हैं बिहार। तो मान लिया जाता है कि वो सब के सब वोटर्स ही लौटे हैं। और लेकिन जो श्रमिक वर्ग है आनंद जी, वो तो अपना कैलेंडर छठ से छठ का मानता है, और वो छठ में आता है तो एक आध महीने रुकता है। वो वर्ग किधर जाएगा? कहीं वो लालू का वोटर तो नहीं है, या वो नीतीश का वोटर है? उसमें से ज्यादातर जो है वो लालू के वोटर नहीं है। लालू का वोटर जो देखिए, आप पलायन के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में जातीय सर्वेक्षण जो है वो हो चुका है। उसमें आप देखिएगा कि पलायन के आंकड़े जो हैं उसमें आप पाएंगे कि भूमिहार वर्ग में बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है। सबसे अधिक पलायन के जो शिकार वर्ग आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि भूमिहार वर्ग है। मतलब ये कहीं से भी, ये तो जनरल कास्ट में, मतलब सामान्य कोटि के साधारण लोगों में आता है। तो कोई शेड्यूल वेड्यूल कास्ट तो ये है नहीं, ओबीसी है नहीं। तो पलायन जिन लोगों का हुआ है उनके साथ ये मान लेना कि वो पिछड़ा ही था, गरीब ही था, ये बहुत गलत सोच है। आंकड़े इसको समर्थन नहीं देते। आंकड़ों में जब आप देखिएगा कि कितने का पलायन हुआ, गिनती में आप देखिएगा कि कितने का पलायन हुआ, तो आप पाएंगे कि पलायन मोर और लेस जो है वो सभी समुदायों में है, और बल्कि कुछ खास समुदायों में जो कथित रूप से सवर्ण होते हैं और असल में जनरल सामान्य कोटि के होते हैं, उन लोगों में पलायन कहीं ज्यादा है। तो ये चीज जो है ये फिर से आपको कास्ट के अलावा क्लास में भी दिखेगी। पटना में देखिए, आपकी पटना में वोटिंग का परसेंटेज बहुत घट जाता है। शिक्षा जैसे ही बढ़ी, आय जैसे ही ठीक ठाक हुई, तुरंत वो अपने बच्चों को क्या करता है, उठा करके बाहर भेज देगा। तो हर वोटर के भेज तौर पर जहाँ रजिस्टर्ड है, हर घर में 2 बच्चे, मतलब 4 लोगों का अगर 5 लोगों का अगर परिवार हम लोग मान लेते हैं कि एक बूढ़ा कोई था घर में, 2 पति पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे, तो भाई रजिस्टर तो आपने 5 लोगों का किया, लेकिन असल में उससे उसमें से मतदान देने के लिए कितने लोग आएंगे? 3 लोग। क्योंकि दोनों बच्चे जो थे उन दोनों बच्चों को तो आप बाहर भेज चुके हैं। तो ऑलरेडी आबादी जो है वो घट करके 40% आबादी जो है वो घट करके यहां से गायब है। बची हुई आबादी जो है वो 60% ही है जो यहाँ रह रहे हैं। तो जो यहाँ रह रहे हैं उनकी गिनती देखिए तो आपको एक्चुअल आबादी पता चलेगी। तो राइट। वो ये है, ये वोटिंग 60% वोटिंग हुई कह देते हैं जो लोग, वो झूठ बोल रहे होते हैं। असल में मतदान के दिन मतदान केंद्र पर न जाए ऐसे वोटर्स की गिनती 20% भी नहीं होती। आप अपने जान पहचान में किसे जानते हैं जिसने वोट नहीं दिया हो, घर में बैठा हुआ था, पार्टी पिकनिक कर रहा था? आप मैं मुझे तो जानते किसी हैं?
मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरे तो सारे लोगों ने वोट दिया है। हम तो गए थे वोट देने, मेरे पिताजी भी गए थे वोट देने। तो तो मतलब वो स्थायी पलायन आप कह रहे हैं कि वो लोग जो स्थायी तौर पर पलायन कर चुके हैं उन्हीं का वोट नहीं। हाँ, वोट देने जो नहीं आए वो 20% ही थे। असल में ये जो 68% है, ये 68% नहीं है, असली 80% यही है। इतने ओके, ही लोग। इतने ही लोग हैं। और बिहार के चुनाव पर ये पहले चरण के मतदान के बाद अब नेताजी लोग डरे हुए हैं, जनता जी लोग मालामाल हैं, पर बहुत मौज ले रहे हैं। अगले चरण के चुनाव में महज कुछ दिन बाकी हैं, 4 दिनों की बात है। उसके बाद बिहार चुनाव का ये मेला भी उठ जाएगा और हमारे जैसे लोग जो 1 महीने तक इसी पर रसरंजन करते रहे, उनको भी कुछ नई बातें तलाशनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल दर्शकों और श्रोताओं, देवियों और सज्जनों, आप सभी का प्रारंभ पर स्नेह बना रहे। आप लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि पता रहे कि प्रारंभ क्या कब होने वाला है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हाजिर होंगे। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।